वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 का सेट 3 6523 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सेट 1 एंड सेट 2 को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एंड यहाँ पर जो सेट 3 के अंदर क्वेश्चंस हैं वो मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेट 1 से ही सेम हैं। हम यहाँ केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e की पावर x, कि जो y है वो कॉस इनवर्स e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स हमें यहां पर बताना है। तो यहां पे इसे फर्स्ट मान लो, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें तो dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा एंड e की पावर x का e की पावर x। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -e की पावर x अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दे रखा। ऑप्शंस में यहाँ e की पावर x आपका है ही नहीं, तो इसको यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। e की पावर -x से ऊपर, e की पावर -x से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ बनेगा -e की पावर x प्लस x, इसको रूट के अंदर ले आएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2x। रूट के अंदर आते ही इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 2x। अब जरा देखिए यहां पे तो हो गया e की पावर 0, दैट मीन्स 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया e की पावर -2x, और माइनस में यहां होगा e की पावर 2x -2x यानी e की पावर 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे आपका जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास आ गया -1 अपॉन e की पावर -2x -1, यानी ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक करेंगे, वो मैच हो रहा है। अब एक्चुअली यहाँ तक हमारा dy बाई डी एक्स निकल चुका था, बट ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें। फिर हमें ऑप्शन मैच करने के लिए यहाँ से e की पावर x को एलिमिनेट करना पड़ा, फिर हमने e की पावर -x से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर मैच हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज y डबल डैश का स्क्वायर प्लस log y डैश प्लस इज इक्वल टू x की पावर 5। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, y डबल डैश का मतलब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 5। आप समझें कि जब भी जो dy बाई डी एक्स है log का फंक्शन या साइन का एंगल कोसाइन का एंगल आ जाए तो उस केस में हम डिग्री तो बता ही नहीं सकते हैं। तो डिग्री नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिग्री तो हम बता ही नहीं पाएंगे। एंड इसके बाद वो पूछ रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है, और यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, यानी इसका ऑर्डर 2 हो गया। एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है कि इफ फॉर द मैट्रिक्स A, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A दैट इज 10x 1 -1
10x, दिस इज द मैट्रिक्स ए। वो कह रहा है कि यहां पर a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है 2√3i के। देन व वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू निकालनी है जब जो x है आपका वो बिलोंग करता है 0,π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा जैसा वो इक्वेशन में कह रहा है यहां हम वैल्यू रख देंगे। ए हमारे पास है, ए ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे जो क्वाइट सिंपल है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी यानी 10x, यहां पे आ गया 1 -1 10x। तो यहां पे रखेंगे 10x 1 -1 10x प्लस ए ट्रांसपोज 10x -1 1 10x और यहां पे 2√3 इज इक्वल टू और i है 1001 यहां पे। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज 2 10x 1 + -1 हो जाएगा 0 -1 + 1 हो जाएगा 0, दैट इज 2 10x ये हो गया इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 2√3 0 0 2√3 दैट इज। अब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। हम बोलेंगे बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल so their corresponding elements are equal। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, यानी जो 2 10x है वो आपका इक्वल होगा 2√3 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो 10 है वो √3 किस पर होता है आपका, वो होता है 60 यानी π/3 पर। इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो π/3 होगी एंड जो आपका इस वैल्यू के अंदर भी लाई कर रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे π/3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आ रही है। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन 12 आप देखेंगे, वी हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √1 + sin x, यानी कि यहां पर हमें लेट इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब जब इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब जिसका डेरिवेटिव करने पर यह टर्म आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू मिलेगी वो इसका एंटी डेरिवेटिव होगी। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ 1 को थोड़ा हम चेंज कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं sin² x + cos² x और sin2θ से इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x, दैट इज dx। ये बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे आया sin x + cos x। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x और cos x का होता है sin x। और यहां पे आप इसके अंदर c नहीं लगाएंगे, क्योंकि c हम तब लगाते हैं जब कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर रहे हों। जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तब हम c नहीं लगाते। तो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा -cos x + sin x, यानी आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 20 जरा देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमें क्या दे रखा है, assertion is b dot c into a vector is a scalar quantity। ये कह रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी एंड इसके बाद इसका जो रीजन r है वो क्या कह रहा है कि रीजन r जो है
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब समझे, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इज आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर है आपके पास 4i प्लस 5j प्लस 6k। जब आप a डॉट बी निकालेंगे तो a डॉट बी आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 6 इज 18, तो ये आ गया 22 प्लस 10 इज 32। दिस इज ए डॉट बी हमारे पास यहां पे आ गया। तो ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, यानी कि जो ये आर है वो तो सही है, आर इज ट्रू। बट आप यहां देखो, बी डॉट सी एक स्केलर आएगा क्योंकि यहां हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जब किसी स्केलर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, लेट अस अज्यूम दैट आप 2 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे एक वेक्टर आपको मिलेगा, ना कि एक स्केलर, यानी ये ए फॉल्स हो जाएगा। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए फॉल्स होगा एंड जो ये आर है हमारे पास वो ट्रू होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट एक स्केलर हुआ, और एक स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर हमें मिलेगा। दैट्स वाई ये जो असर्शन है वो गलत हो गया है। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है हमें, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 4,6। इस इंटरवल में हमें ये चेक करना है कि यहां पर ये इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। अब यहां पर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहां पे आप देखें कि वेन जो x है वो आपका 4 से और 6 के बीच में है। अब 4 रख लो तो 4 2 जा 8 माइनस 6 2 आएगा, 6 रखोगे तो 6 आएगा। यानी जब x यहां पर इस तरीके से 4 से और 6 के बीच में है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 4,6। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन 22 का ए वाला पार्ट देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस कॉट इनवर्स tan 4π/3। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पर्टिकुलरली सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसे वापस यहाँ ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे टर्म की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है 30 पर, यानी साइन π/6। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6। इन दोनों एंगल्स की जो साइन वैल्यू है वो इक्वल है, तो जो थीटा है हमारे पास वो -π/6 यहां पर होगा। इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस दूसरे वाले पार्ट को करते हैं कि लेट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 को हमने मान लिया फाई।
इसको इस तरफ ले गए तो cos फाई इज इक्वल टू -√3/2। जो cos है वो √3/2 किस पर होता है? √3/2 होता है cos 30 पर, यानी कि cos π/6। अब जब माइनस साइन को अंदर ले आना है तो यहां पे इसको हम ब्रेक कर देंगे cos π - π/6। कैसे? जरा देखिए, यहां पर है पाई, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। पाई पर नो चेंज तो cos आ जाएगा एंड एंगल π/6, यानी कि -cos π/6 को हम cos π - π/6 लिख सकते हैं। तो यहां पे इसे आप सॉल्व करेंगे, 6π - π इज 5π/6। तो यहां पे आ गया cos फाई इज इक्वल टू cos 5/6। इनकी कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो जो फाई है वो हमारा 5π/6 के इक्वल आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। cot इनवर्स ऑफ tan 4π/3, इसको मान लिया थीटा फाई एंड इसको सब मान लो आप अल्फा। लेट इस अंदर वाले पार्ट को पहले आप सॉल्व कर लें कि tan 4π/3 किसके इक्वल होगा। तो tan 4π/3 के लिए आप देखें, इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर लूं तो tan 4π/3 को मैं लिख सकता हूं tan पाई प्लस π/3। अब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, पाई पर नो चेंज, tan π/3, यानी tan π/3 tan 60 हमारे पास होता है √3 के, यहां पुट कर देंगे cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू अल्फा। यहां पे आ गया cot अल्फा इज इक्वल टू √3। जो cot है वो √3 किस पर होता है? cot जो है वो √3 होगा आपका 30 डिग्री पर, यानी cot π/6 पर। इनकी कोटेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो अल्फा होगा π/6। आप अब ध्यान से देखें तो हमने सभी की वैल्यू यहां पर निकाल ली। इसकी वैल्यू आई है -π/6, इसकी वैल्यू आई है आपकी दैट इज 5π/6, और इसकी वैल्यू आई है π/6। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो 5π/6 रह गई। सभी की वैल्यू हमको अलग अलग निकाल लेनी है और फिर उसे वापस आप यहां पे पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू यहां पे मिल जाएगी। आप यहां पे लिख सकते हो कि ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, और ये वाला भी कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के आपका यहां पे अंदर है, दैट इज 0, तो इस तरीके से आप सभी को ऐड करके यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद इसके बी वाला पार्ट देखिए कि जो फंक्शन है वो है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर। वो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स रेंज, और इसकी रेंज भी हमें यहां पर बतानी है। तो डोमेन क्या है? वी नो दैट कि व्हेन जो cos इनवर्स x है फंक्शन, जो x है वो कहां से कहां होता है आपका -1 से 1 होता है। तो ये जो एंगल है आपका देन यहां पे जो 1 - x स्क्वायर है वो -1 से और 1 के बीच में होगा। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी डोमेन होगी। तो यहां हम दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां माइनस का 2 - x स्क्वायर 0। तो यहां पर आप देखें तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2 और ये सिंबल चेंज हो जाएगा एंड यहां पे हो गया x स्क्वायर और यहां पर भी हो गया 0, यानी जो x स्क्वायर है वो बड़ा है 0 से और छोटा है 2 से। जो x स्क्वायर है वो छोटा, x स्क्वायर इज लेस देन 2 व्हेन
जब जो x है आपका वो -√2 से और √2 के बीच में लाई करेगा। आप समझो कि जब आप -√2 रखोगे तो -√2 का स्क्वायर इज 2 लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई हो रहा है। और हाईएस्ट वैल्यू 2 लोगे तो भी यही आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच की आप कोई भी वैल्यू यहां पे रखोगे तो जो x स्क्वायर है वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा या उसके बराबर हो जाएगा, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे x की वैल्यू ये आ गई, तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई, डोमेन इज -√2, √2। क्लोज्ड इंटरवल लेंगे क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है, ये दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी रेंज की बात करें तो कॉस की रेंज होती है आपकी 0 to π, वो तो आप सिंपल यहां पे लिख सकते हैं। तो इसकी रेंज आपके पास यहां पे 0 to π आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए जो इंटीग्रेशन से है। लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर -1। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे बाय पार्ट से, और यहां पे हम आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, लॉगरिथम फंक्शन सेकेंड फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन आपका ये फर्स्ट होगा, बिकॉज एल लॉगरिथम एल्जेब्रिक से पहले आ रहा है। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। एक्स लॉग एक्स स्क्वायर -1 सेम, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर -1, इसका डिफरेंशिएशन 2x, और यहां पे x³/3 dx। यहां पे 2/3 को तो हम बाहर ले लेंगे, x³/3 log x स्क्वायर -1 -2/3, यहां पे आ गया x⁴/x स्क्वायर -1 dx। अब ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डेनोमिनेटर से ज्यादा है, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऐसा केस होता है तो हम डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो x⁴ को x स्क्वायर -1 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर तो यहां पे आ गया x⁴ माइनस स्क्वायर माइनस प्लस, तो अब हमें चाहिए प्लस का 1, x² -1 माइनस प्लस, यानी यहां आ गया 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए इसको कैसे लिखते हैं। डिवाइड कर लिया, आफ्टर दैट यहां पर जो कोशेंट आया उसको एज इट इज लिख देंगे, x² +1 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और सभी का इंटीग्रेशन। मैं दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दूं, इसका यहां पे और इसका यहां पे कर देंगे। अब यहां देखिए, यहां पे आया x³/3 log x स्क्वायर -1 -2/3, x स्क्वायर का हो गया x³/3, 1 का हो गया x, और यहां पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर -a स्क्वायर dx इज 1/2a log x - a अपॉन x + a, यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, ये विजिबल नहीं होगा, 1/2a log x - a अपॉन x + a + c। तो यहां पे आया 1/1 + 2a, a है 1 log x - a यानी 1 अपॉन x + 1 + c। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन हमारे पास यहां पे आया है x³/3 log x स्क्वायर -1 -2/3 x³/3 प्लस x + 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो केवल एक ही की कंसेप्ट है कि जब यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी तो आपको डिवाइड करना है, इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -a स्क्वायर वाले फॉर्मूले से होगा। नाउ
क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। इफ y इज इक्वल टू लॉग x का स्क्वायर देन प्रूव दैट x स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2। y डबल डैश मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर, y डैश मतलब dy बाई dx। अब समझें कि यहां पर इसको प्रूव करने के दो तरीके, या तो आप y डैश y डबल डैश निकाल करके यहां लेफ्ट हैंड साइड में रख दें और वहां से राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, या फिर आप यहां से ये पूरी इक्वेशन ही बना दें तो भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा मेथड यहां से कन्वीनियंट रहता है। तो यहां पे हम इसको फर्स्ट मानते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर इक्वेशन बनाना आसान हुआ तो इक्वेशन बनाएंगे, वरना फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दोगे, इससे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन कई क्वेश्चंस में नहीं बन पाती है तो वहां आप ये मेथड यूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे तो राइट हैंड साइड तो 100% हर क्वेश्चन में बन जाती है, बट इक्वेशन कुछ में नहीं बन पाती। तो यहां अगर इक्वेशन बनेगी तो हम इक्वेशन से आपको करवाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे dy बाई dx पहले पावर का करेंगे तो 2 log x और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। ओके हो जाएगा, क्योंकि यहां डिफरेंशिएशन करना इजी है। x को इधर ले आइए, x dy बाई dx इज इक्वल टू 2 log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां x सेम d2y ओवर dx स्क्वायर, dy बाई dx सेम, x का 1 2 log x का 1 अपॉन x। इस x की यहां मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आ जाएगा x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 2। यहां पे हो गया x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम y डबल डैश, यहां पे हो गया x, इसको लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू 2। आप चेक करें कि हमने पूरी इक्वेशन यहां पर बना दी। अगर आप चाहते तो d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल के यहां पुट कर सकते थे, बट यहां इक्वेशन इजीली बन गई है तो हमने इक्वेशन को यहां पे बना दिया। इसके बाद इसके b वाला पार्ट देखिए। If y is equal to sin tan inverse e की पावर x, then find dy by dx at x is equal to 0। तो इस dy by dx की वैल्यू हमें at x is equal to 0 निकालनी है। तो पहले हम dy by dx निकालेंगे, फिर उसके अंदर x की वैल्यू 0 रख देंगे। So now differentiating on both side, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का हो गया cos tan इनवर्स e की पावर x, और फिर tan इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x। आप बता देंगे कि बिकॉज cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है tan इनवर्स है, cos इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे जरा देखिए dy बाई dx, यहां e की पावर x cos tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। नाउ dy बाई dx हमें किस पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हम पुट कर देते हैं e की पावर 0 cos tan इनवर्स e की पावर 0 अपॉन 1 प्लस e की पावर 0। e की पावर 0 तो हो गया 1, यहां पे बन गया, ये हो गया 1 cos tan इनवर्स ऑफ 1 और अपॉन में 1 प्लस 1। अब इस tan इनवर्स 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट दिस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और जो tan है वो 1 किस पर होता है, पाई बाई 4 पर होता है, यानी इस 1 को आप लिख सकते हैं
10 π/4। तो यहां से अगर इन एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो यहां पे ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी पूरे tan इनवर्स 1 को आप π/4 लिख सकते हैं। तो cos π/4 अपॉन 2, cos π/4 होता है 1/√2 और यहां पे 2/1। तो यहां पे जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 है वो 1/2√2 हमारे पास होगा। सिंपल है, पहले आप dy/dx निकालेंगे, फिर उसमें x के प्लेस पर 0 रखते ही हमें dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी आर है एंड कोडोमेन भी आर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये 1 है हमारा और ना ही ये ऑन टू है। आप समझें हम कैसे करते हैं। फंक्शन 1 तब होता है जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिले। x1 को रखेंगे तो fx1 और x2 को रखेंगे तो fx2। x1 की इमेज है fx1, x2 की इमेज है fx2। हम क्या करते हैं कि fx1 को fx2 के इक्वल मान लेते हैं, यानी ये दोनों वैल्यू एक ही बन जाती हैं। fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों वैल्यूज एक ही हो गई। अब ये दोनों एक से मैप कर रहे हैं, यानी इन दोनों के लिए एक ही इमेज मिल रही है, तो ये मैनी वन बन जाएगा। फिर यहां से हम रिजल्ट निकालते हैं कि जो x1 है वो x2 के इक्वल है, तो यानी यहां पर भी ये दोनों इक्वल हो गए और फिर एक एलिमेंट की इमेज हमें एक मिलती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ 1 फंक्शन। यानी कि हम fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे और यदि x1 x2 के बराबर आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन 1 है, और नहीं आया तो नॉट 1 बोलेंगे। तो हम करते हैं फॉर 1 यहां पे पहले आप फंक्शन बताएंगे। लेट हियर फंक्शन इज इक्वल टू, here fx is equal to x square plus x plus 1 and f is from r to r। अब जरा समझिए 4 1 1 हम कर रहे हैं। let x1 x2 belongs to r domain। हमने डोमेन से दो x1 x2 ले लिए सच दैट कि यहां पर जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, इस तरीके से कि जो fx1 और fx2 हैं वो बराबर हैं। और यदि आप fx1 निकालोगे तो वो कैसे मिलेगा, यहां पे वैल्यू रख दो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, fx2 निकालोगे तो x2 का स्क्वायर x2 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आएंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x1 माइनस x2 हम कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा x1 माइनस x2 0 हो या फिर 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहां से x1 प्लस x2 यहां पे आ गया -1, यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। आप देखें तो कोई ऐसे दो बराबर x1 और x2 नहीं हो सकते जिनको आप ऐड करें तो -1 मिल जाए। इनफैक्ट -1 को भी ऐड करोगे ना तो -2 मिलेगा। यानी ऐसे दो x1 x2 नहीं हो सकते जिनका और जो वैल्यू है वो माइनस मिल जाए, विच इंप्लाइज कि x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। कि अगर ये वैल्यू है ना
तो यहां से हम कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो f इज नॉट 1 1। ये तो हमने कर दिया कि f इज नॉट 1 1। अब हमें इसे दिखाना है नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि यहां जो एलिमेंट हैं हर किसी के लिए अगर मुझे एक प्री इमेज मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। इसकी ही एक और डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहां पर हमने मान लिया 1 2 3 4, यहां पे a b c d, हम इस पर ही एक फंक्शन बना रहे हैं 1 a 1 b 2 b 3 c 4 d। यदि मैं आपसे कहूंगा कि 1a से मैप कर रहा है 2b से 3c से और 4d से, इसकी आप रेंज लिख दीजिए। तो रेंज होती है इन एलिमेंट्स का सेट, यानी a b c d, और कोडोमेन ये है a b c d। यानी आप यहां ध्यान से देखें तो जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है। और रेंज कोडोमेन के इक्वल कब आती है? जब यहां के हर एलिमेंट से कोई ना कोई एलिमेंट यहां पर मैप कर रहा हो। यानी अगर यहां के एलिमेंट से मैप कर रहा है तो यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, और अगर हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है तो फंक्शन इज ऑन टू। यानी कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो भी फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ये अपने माइंड में आपको हमेशा रखना है। तो 4 ऑन टू अब हम कर रहे हैं, 4 ऑन टू लेट fx को हम y के इक्वल रखेंगे। तो fx है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस y को इधर ले आए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी। तो यहां से x होगा माइनस b क्या है यहां पे 1, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4a है मेरा 1 और c है मेरे पास ये 1 माइनस वाई अपॉन 2a। तो यहां पे आ गया माइनस 1 प्लस माइनस, यहां देखिए 1 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 प्लस का 4y माइनस 3 अपॉन 2। अब समझो कि यहां पे ये x है और यहां पे ये y है। ये जो x है यहां पे डोमेन है रियल नंबर, यानी जो ये x की वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, दिस x रियल। और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तभी रियल आ सकता है। अगर रूट के अंदर रियल जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई तो फिर तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी बन जाएगा। मतलब x इमेजिनरी हो ही नहीं सकता क्योंकि x हमने रियल नंबर से लिया है। तो यहां पे for x to be real हम क्या बोलेंगे, 4y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो 4y माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम एक्चुअली में y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू ही तो रेंज मिलेगी हमें। तो यहां पे 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हमारे पास यहां पे आएगा। यानी जो रेंज है, रेंज हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 3/4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज रेंज। और कोडोमेन क्या है, वो है रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, और यहां 3/4 टू इंफिनिटी। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। यानी आप बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है ना वो ऑन टू ही नहीं होगा, क्वाइट सिंपल, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू ही नहीं हुआ। अभी वो कुछ और भी कह रहा है, फाइंड आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यूज निकालनी है व्हेन fx इज इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरफ आइए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 a c इज माइनस 2 अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये माइनस 1 प्लस माइनस और ये हो गया प्लस का 8 यानी रूट के अंदर 9/2। तो यहाँ आ गया -1 प्लस -3/2। एक बार आप प्लस का सिंबल ले लेंगे और एक बार आप माइनस का सिंबल ले लेंगे। तो यहाँ आ गया 2/2 दैट इज 1 और यहाँ आ गया -4/2 इज -2 यानी x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास -2,1। तो जब f(x) इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू 2 हमारे पास आ रही हैं दैट इज -2,1। ये 2 वैल्यूज x की हमारे पास यहां पे होंगी। नाउ क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। ये जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पर डिफाइंड है। आप समझें कि जो अब तक रिलेशन होते थे वो हमारे किसी सेट A पर डिफाइंड होते थे और सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो A, B, C टाइप के होते थे। बट जो R है अब वो n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइंड है और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। ये यहाँ पर चेंज आपका आने वाला है। यानी अभी तक आप रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते थे? आप रिफ्लेक्सिव दिखाते थे कि फॉर a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, या फिर इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि a इज R रिलेटेड टू a, यानी a R में हो जाए ये, या फिर आप कह दो कि a जो है वो R रिलेटेड है a से, मतलब वही है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता था। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे कि सिमेट्रिक के लिए हम बोलते थे कि a, b बिलोंग्स टू R एंड b, a यदि R में हो जाए तो आपका सिमेट्रिक हो जाता था। या फिर a इज R रिलेटेड टू b और b यदि R रिलेटेड टू a हो जाए, a b के साथ b r के a के साथ, तो वो सिमेट्रिक हो जाता था। ट्रांजिटिव के लिए a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R और यदि a, c आपका कहां आ जाए, R में आ जाए, तो हम कहते थे ट्रांजिटिव। या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a इज R रिलेटेड टू b, b इज R रिलेटेड टू c और यदि a R रिलेटेड टू c हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव हो गया है हमारा। अब आप समझें कि अब जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, यानी a, b को हमने R रिलेटेड दिखा दिया a, b से, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और यदि a, b R रिलेटेड है c, d से और यदि c, d भी R रिलेटेड है a, b से, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। a, b R रिलेटेड है c, d से, ये सेम रखना है। c, d R रिलेटेड है e, f से और यदि a, b R रिलेटेड हो गया e, f से, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये चेंज यहां पर आने वाला है। और जो इनके बीच का रिलेशन है वो ओपन कैसे होता है, इसको डिवाइड करते हैं इससे, a/c इज इक्वल टू b/d। यदि ये रिलेटेड है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेटेड है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ये R रिलेटेड होनी चाहिए। कैसे ओपन होता है, इसको डिवाइड करते हैं इससे, इसको डिवाइड कर दो इससे और इसको डिवाइड कर दो इससे, यानी b/b। आप ध्यान से देखें तो ये 1 है और ये भी 1 है, यानी a/a को हम b/b के इक्वल लिख सकते हैं। a/a को b/b के इक्वल लिख सकते हैं। हेयर a/a इज इक्वल टू b/b और ये कब होता है, ये किसकी कंडीशन है, इसके लिए अगर ऐसा है मतलब विच इंप्लाइज a, b इज R रिलेटेड टू a, b, so for all a, b belongs to n cross n,
सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि उसका खुद के साथ क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये कंडीशन हमें बनानी है। अब जरा देखिए, फोर सिमेट्रिक हम करते हैं, फोर सिमेट्रिक, लेट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये हमने मान लिया। और अगर ऐसा है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन सी जो है वो बी अपॉन डी के इक्वल होगा। अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो सी कॉमा डी को आर रिलेटेड होना पड़ेगा ए कॉमा बी से। और ये हम कब लिख सकते हैं, व्हेन सी, इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस C इज डिवाइडेड बाई A, इसको इससे डिवाइड करो, एंड D अपॉन B। यदि आप ये कंडीशन लिख पाते हैं तो आप ये लिख पाएंगे और ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखें तो क्या कर लें, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल, इसका उल्टा कर देंगे तो C अपॉन A D अपॉन B, ये लिख पा रहे हैं। इसका मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि C कॉमा D इज आर रिलेटेड टू A कॉमा B, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया क्योंकि उसका रिलेशन आ गया है। अब हमें करना है ट्रांजिटिव, तो अब हम इसे ट्रांजिटिव करते हैं। फोर ट्रांजिटिव, देखिए जरा, ट्रांजिटिव के लिए दो तो हम मान लेंगे, लेट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, एंड ये वाला सेम रखना है, सी कॉमा डी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ये कब होगा, जब ए अपॉन सी बी अपॉन डी के इक्वल होगा, एंड ये होगा सी अपॉन ई जब इक्वल है आपका डी अपॉन एफ के। और मुझे लेके आना है ये, यानी कि A अपॉन ई इज इक्वल टू बी अपॉन एफ। यदि मैं ये ले आता हूं, यदि मैं यहां से ये ले आता हूं तो फिर हम ये लिख पाएंगे और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मुझे यहां पर ये दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की, यहां पे A अपॉन सी मल्टीप्लाई C अपॉन ई इज इक्वल टू बी अपॉन डी इंटू डी अपॉन एफ। आप बोले सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। 2 इक्वल 2 है, 3 इक्वल 3 है आपका, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी नंबर क्या होगा, इक्वल ही होगा। दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी नंबर इक्वल ही आएगा। A अपॉन सी डी अपॉन डी, विच इंप्लाइज कि A अपॉन ई इज इक्वल टू बी अपॉन एफ। A अपॉन ई बी अपॉन एफ के आ रहा है, मतलब हम ये लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। तो यहां से विच इंप्लाइज A कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो जो आर है वो क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव हो गया। आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास यहां पे हो गया है कि जो आर है वो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। की पॉइंट माइंड में क्या रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो अब n क्रॉस n से आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे हमारे पास होंगे। नाउ क्वेश्चन 34 देखिए, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस थ्रो A एंड B, यूज द इक्वेशन सो ऑब्टेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। एक बढ़िया क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहां पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, दैट इज ABC। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 0। B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 2, 1। C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, 2, -1। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन। यहां A से एक मीडियन डाली गई है इस पर, यहां D पॉइंट पर, इस B से डाली गई है यहां पर इस E पॉइंट पर। तो इस AD
और BE की इक्वेशन हमें निकालनी है। पहला तो AD और BE की इक्वेशन, उसके बाद फिर यहां जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसका ये पॉइंट हमें सेंट्रॉइड निकालना है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो क्या कंसेप्ट हम यहां यूज कर लेंगे, तो आप समझें कि जो A से पॉइंट डाला गया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो E है वो AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि जब हम मीडियन डालते हैं ना तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हमारे पास आएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 प्लस ऑफ -2/2 एंड 2 + 2/2 एंड 1 - 1/2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हमारे पास आ गए ये -1/2, 2,0, ये D के मिड पॉइंट, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं -1/2, 2,0, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इस इक्वेशन ऑफ AD निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम फॉर्मूला लिखते हैं x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। जब लाइन x1 y1 z1 x2 y2 z2 से पास हो रही हो तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जरा चेक करिए, यहां पे हो जाएगा x - 1 y - 1 z - 0। अब x2 - x1 यानी माइनस का 1/2 -1, 2 - 1 एंड 0 - 0। यहां पे आ जाएगा x - 1 अपॉन माइनस का 3/2, y - 1 अपॉन 1 एंड z - 0 अपॉन 0, या फिर z/0। आप पूछे सर डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये डेनोमिनेटर नहीं है यहां पर, इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियोज 0 हैं। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियोज में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा x - 1/-3, y - 1/2 एंड z/0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन AD। अब BE की निकालने के लिए E निकालेंगे, मिड पॉइंट E किसके इक्वल आ गया, जरा देखिए, -2 + 1/2, यहां पे आ गया 2 + 1/2 एंड -1 + 0/2, यानी यहां E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे पास, ये -1/2 और 3/2 एंड ये आ गया -1/2। अब E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इक्वेशन ऑफ BE निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BE वो क्या आ जाएगी, देखिए जरा, x - 1 y - 2 z - 1, और यहां पे माइनस का 1/2 -1, यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो यहां पे लिखे हमने, -1/2, 3/2 माइनस का 1/2, ये आ गए। अब यहाँ पे -1/2 -1, 3/2 -2 और -1/2 -1, यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे आ रहा है x - 1 y - 2 इज इक्वल टू z - 1 अपॉन, ये हो गया माइनस का 3/2, ये हो गया आपका -4, ये -1/2, और यहाँ पे ये हो गया -3/2। अब इन डायरेक्शन रेशियोज में ना हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2, तो 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी हट जाएगा।
तो बी ई की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई x माइनस 1/3, y माइनस 2/1 एंड z माइनस 1/3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बी ई। यहां पे हमें बी ई की इक्वेशन मिल गई और यहां पे हमें ये जो लाइन AD है इसकी भी इक्वेशन यहां पे मिल गई। अभी वो कह रहा है कि यूज द इक्वेशन सो ऑब्टेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें और निकालने हैं। अब दो लाइंस के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? इसको सम लैम्डा के इक्वल मान लो, इसको सम म्यू के इक्वल मान लो। यहां पर इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स of any point on the lines, दोनों लाइंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर देखिए इसको लैम्डा के इक्वल लेंगे, -3 इधर जाएगा, -3 लैम्डा, ये इधर जाके प्लस का 1, यानी -3 लैम्डा प्लस का 1, 2 लैम्डा प्लस का 1, और यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज 0। एंड इस वाले को म्यू के इक्वल रखेंगे, 3 म्यू प्लस 1 एंड y इज इक्वल, यहां पे आएगा म्यू प्लस 2 एंड 3 म्यू प्लस 1, दैट इज, ये हमारे पास यहां पे होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को इक्वल रख लेंगे। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे -3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, एक तो ये हो गई। 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 एंड 3 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू में। अब उनमें से किसी दो को आप ले लें और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको थर्ड वाली में पुट करोगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है और फिर हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे। हम ये दो लेंगे क्योंकि यहां से हमें म्यू की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। म्यू की वैल्यू आ गई -1/3, वो यहां रख दो। 2 लैम्डा प्लस 1 -1/3 प्लस 2, यानी यहां पे हो गया दैट इज 3 2 6, 5/3 -1 हो जाएगा इधर आकर के। सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यूज हम यहां रख देते हैं इसमें टू चेक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3 प्लस 1, और यहाँ पे -3/3 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी 0 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ट्रू। सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज़ ट्रू। वैसे ये तो हमें दिख ही रहा था कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये हम तब करते हैं जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, बट लाइंस इंटरसेक्टिंग ही नहीं होती हैं। तो हम ये पहले चेक ही कर लेते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ तो क्लियर है हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो आप ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये लैम्डा या म्यू किसी एक में रख दो और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर आप उसे एक और नाम दे रहे हैं ये सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड को भी आप निकाल सकते हैं। दैट विल बी, यहाँ पे रखेंगे लैम्डा तो 1/3, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे रखोगे 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 इज 5/3 एंड 0। तो ये आ रहा है आपका -1 कोमा यहाँ पे -1। ओके, यहाँ पे जब हम इसे रखेंगे सो दैट इज यहाँ पे ज़रा देखिए 1/3 को आप रखोगे 3/3 प्लस 1, तो ये 0 होगा, यहाँ पर ये आएगा 0। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेंट्रॉइड है वो 0, 5/3, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे समझ पाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। पहले आपको D और E के मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म से AD और BE की इक्वेशन निकाल लेनी है। फिर इन दोनों इक्वेशंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फॉर लैम्डा इन म्यू,
फिर उन दोनों को इक्वल रख के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है। वहां पुट करते ही आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां पर मिल जाएगा।